तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके थे। काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर का रिलेशन भी देख चुके थे और प्रेशर का डेरिवेशन कर चुके थे। साथ ही साथ हमने वीआरएमएस का काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे डराइव की जाती है उसकी, उसका फॉर्मूला वो भी हमने देख लिया था, है ना। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीजों में। वो देखो, वो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है आपसे ऐसा बोला गया है, आपको बच्चों दो स्टेटमेंट दी गई है ना। मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपको दोनों का आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बोला गया है कि एक कंटेनर है बच्चों। तो एक कंटेनर में दो गैसेस हैं। मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस है, और ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ऑक्सीजन गैस है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी है और हाइड्रोजन गैस भी है। ऐसे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये उन्होंने बोला है। ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला है कि इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो टी मेंटेन है। टेम्परेचर जो है वो टी केल्विन है। कंटेनर का टी केल्विन टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों गैस पार्टिकल्स का भी टेम्परेचर टी ही होगा। उसके बाद आपसे इसमें दो सवाल पूछे गए। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें ये बोला गया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो ये बोला गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ which gas have more speed, more speed। कौन से मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होगी, ये पूछा गया है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट कि काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर टेम्परेचर के उससे देखें तो हाफ बोल दिया मैंने, 3/2 हमने पढ़ा था। 3/2 kT अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, है ना बच्चों। या फिर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, थ्री, अगर पूरे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो 3/2 nRT, है ना। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। आपको पता है यहाँ पे के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, और टी जो है वो टेम्परेचर है। अब आपको ये भी पता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर तो किसके टेम्परेचर के बराबर है, कंटेनर के टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ द मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज वेल एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसलिए जो है दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होगी ना बच्चों, अलग कैसे हो जाएगी। इसलिए हम इसका आंसर बोल सकते हैं कि बोथ मॉलिक्यूल्स have same kinetic energy, have same kinetic energy because their temperature is also same, because their temperature is also same। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज जो है वो हमें समझ में आती है। अब इसका दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि भाई किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप कोई भी वेलोसिटी देखो बेटा, जैसे मान लो वी आर एम एस देख रहे हो आप,
आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, आरएमएस की बात करो तो उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m0। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कांस्टेंट है टेम्परेचर, 3R भी कांस्टेंट है, लेकिन VRMS जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा, किसके, √m0 के। ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट है, और m0 क्या है? मोलर मास। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो पार्टिकल है उसका मोलर मास जो है m0 फॉर हाइड्रोजन पार्टिकल इज लेस देन m0 फॉर ऑक्सीजन पार्टिकल, या इस मॉलिक्यूल का मास जो है वो कम होगा, इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर देन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है, मोलर मास जो है ज्यादा है, पार्टिकल का मास भी जो है ज्यादा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी का तो एक और फॉर्मूला होता है ना, जो होता है हाफ टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। क्योंकि असलियत में क्या है कि स्पीड अगर वेरी कर रही है तो मास भी तो वेरी कर रहा है ना, मास कहाँ सेम है? तो देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा है बट उसका मास तो कम है ना, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है अगर हम हाइड्रोजन पार्टिकल की बात करें। जबकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन पार्टिकल की बात करें तो उसमें आप देखोगे हाफ टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। तो भले ही उसकी स्पीड कम है लेकिन मास तो ज्यादा है ना, इसलिए उसका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। इसमें इस फॉर्मूले से आप चेक नहीं कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल है, मास भी और आरएमएस वैल्यू भी। हमें इस फॉर्मूले से करना चाहिए जिसमें कम से कम एक तो हमारे पास क्या हो, एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो। तब तो आप दोनों जहां वेरी कर रहे हो वहां कैसे बता सकते? तो मास भी वेरी कर रहा है, VRMS भी वेरी कर रहा है। तो जहां मास ज्यादा है वहां VRMS कम है, जहां मास कम है वहां VRMS ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। इसलिए इस फॉर्मूले से हमने चेक करना है। जब टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से चेक करो आप हमेशा, तो हमेशा फायदे में रहोगे, है ना। तो टेम्परेचर क्योंकि सेम है तो इसलिए दोनों मॉलिक्यूल का जो है, क्योंकि उस टेम्परेचर वाले फॉर्मूले में एक ही कंडीशन है टेम्परेचर, उसमें दो दो कंडीशन नहीं है, इसलिए उसको चेक करना आसान होता है। तो अगर सेम टेम्परेचर है तो भले ही कितने डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी ओवरऑल गैस की वो सेम रहेगी। हाँ, लेकिन स्पीड बदल सकती है क्योंकि मासेस जो है उनके अलग अलग हो सकते हैं, मोलर मास, है ना। तो आई होप आपको बच्चों ये जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप एक काम करो, एक नोट भी लिख लो साथ में, है ना, ताकि आपको चीजें याद रहें। तो नोट में क्या लिखना है देखिए, तो नोट में आप लिख सकते हो इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, जब गैस का मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस लिख लो। इफ टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर सेम है, इफ टेम्परेचर इज सेम then different gas molecules, different gas molecules, different gas molecules have same kinetic energy, have same kinetic energy, but but they have but they have different different speeds, but they have different speeds due to their different masses, due to their different
मासेस। तो मास अलग होने से आपके स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट टेम्परेचर सेम होगा तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, है ना। तो ये बात आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि इसको निकाला भी जा सकता है, पहले कुछ लॉज बने थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ, है ना। वो हम बाद में देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, बड़े आसान लॉ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी मिला, उन लॉस को जब कंबाइन किया जाता है तो भी आइडियल गैस इक्वेशन है। बाकी मैं आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करना प्रेफर करता हूं। तो यहाँ पे आप आइडियल गैस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं भाई। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था बेटा, कोई भी गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो आपने देखा था। प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, अगर आपको याद है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है, वी आर एम एस का भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला कितना था बेटा, तो अगर आपको याद हो तो इसका स्क्वायर अगर ले लें, वी आर एम एस रूट ओवर होता था ना, तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट लगाने की जरूरत है नहीं। तो 3 RD/m0, ऐसा हम लिख सकते हैं। और एम नॉट को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, एम नॉट इज द टोटल मास ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन। तो हम एक काम करें, एम नॉट की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें, तो वी आर एम एस का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 RT/m0, और m इज द टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स उधर चला जाएगा तो 3 nRT टोटल मास, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो ये वी आर एम एस की वैल्यू है ना, ये उठाकर आप प्रेशर के फॉर्मूले में रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो हम बोलेंगे फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में आप वी आर एम एस की वैल्यू रख दीजिए। तो देखो क्या आएगा बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी into VRMS, that is 3 nRT by total mass of gas। 3 और बेटा 3 कैंसल हो जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा डेंसिटी अपॉन टोटल मास इंटू nRT। लेकिन अभी काम नहीं खत्म हुआ, आप ये जो डेंसिटी है ये टोटल मास के नीचे ले जा सकते हो, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो प्रेशर लिखा जा सकता है nRT टोटल मास, और इसके डिनोमिनेटर में आप डेंसिटी ले जाओ, टोटल मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन का और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आइडियल गैस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी कर दिया। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको क्या आप क्या लिख सकते हो बेटा, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो टोटल मास अपॉन मोलर मास, एम नॉट, है ना, इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम नॉट को आर के नीचे ले जाओ, तो ये हम लिख सकते हैं टोटल मास इंटू R/m0। अब आप ध्यान से देखो, ये जो R/m0 है ये कांस्टेंट है, और ये हर मटेरियल के लिए, हर गैस के लिए अलग अलग हुआ। ये जो है ये इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, है ना। ये जो R/m0 है ये बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है, हर गैस के अलग अलग होगा, क्योंकि उसका मोलर मास अलग अलग होगा तो इसका रेशियो भी अलग अलग होगा। तो एक पर्टिकुलर रेशियो केवल एक गैस को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए R/m0 को याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट कहा जाता है ना। ठीक है, कभी कभी उपयोग में आता है। और प्रेशर अपॉन वॉल्यूम कर दोगे तो प्रेशर सॉरी टोटल मास के नीचे वॉल्यूम कर दोगे तो इसको रो लिख सकते हैं, रो, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रो RT/m0,
ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी बहुत यूज में होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन केवल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ऐसा मत रटो। आइडियल गैस इक्वेशन ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कई बार ऐसा भी लिखना पड़ेगा, ऐसा भी आ सकता है, और कई बार ऐसा भी यूज हो जाता है रो आर टी बाई एम नॉट। तो इस पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें, है ना। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्लियर होगा। बस सारी चीजों को याद रखें, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख रहे हो आप, तो इसमें याद रखें कि सारे टर्म्स क्या है। पी का मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ गैस। वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत की बात है नहीं है सच। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी जो है वो टेम्परेचर, लेकिन याद रखें टेम्परेचर जो है यहाँ पे केल्विन में रखेंगे, है ना। तो आई होप बच्चों आपको सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आपको हो सकता है बोला जाए कि ऐसा बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पीवी बाई के टी, पीवी बाई के टी। तो आपको ये बताना है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाए साथ में। ए ऑप्शन दे दिया आपको एम नॉट, बी ऑप्शन दे दिया आपको बेटा एन एवोगैड्रो नंबर, सी ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी ऑप्शन जो है आपको दे दिया नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, है ना बच्चे। तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे दिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप इनका आंसर कर सकते हो। तो जैसे बच्चों सॉल्यूशन में हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन तो आती है भाई, क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआर, और पीवी है भी, तो इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लो। अब आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, क्योंकि यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बेटा आप लिख सकते हो, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, के इंटू एन ए। एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ही तो प्रोडक्ट आर था ना बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन, आर की जगह हो जाएगा के इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू टेम्परेचर। अब यहाँ पे के और टेम्परेचर है नीचे, तो पी वी अपॉन के टी या ले आओ, ये आ गया ना आपके पास रेशियो। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो बेटा ये क्या आया, ये एन के बराबर तो नहीं आया, एन ए इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो एन इंटू एन ए जो है वो तो आपका क्या हुआ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस, तो किसी भी गैस में, तो यही इसका आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का बच्चों आंसर किया जाता है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे देखो कुछ बच्चों गैस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट गैस लॉज होते हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। तो गैस लॉस, है ना, तो यहाँ पे कुछ टाइप से गैस लॉस होते हैं, मतलब ये एक्चुअली में जब आइडियल गैस इक्वेशन आ गई ना, तो इन गैस लॉस की कोई एज सच जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सारा काम जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन जब आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आई थी, तब ये गैस की इक्वेशंस देना ये अपने आप में बहुत टफ काम होता था, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए हमें। इन्हीं के बाद जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन बनी, है ना। तो ये गैस लॉज एज सच यूज नहीं होते, क्योंकि हम हर जगह आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये तब यूज होती है, मतलब ये तब बनाई गई थी जब जो है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन नहीं थी, है ना, इसलिए इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। खैर,
हम बात करते हैं गैस लॉस की, तो जो पहला जो गैस लॉ दिया गया था वो एक साइंटिस्ट थे बॉयल्स, तो उनके द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको बॉयल्स लॉ बोला जाता है ना बच्चों। अब एक बात और याद रखेंगे कि जितने भी गैस लॉस दिए गए हैं उनमें एक चीज कांस्टेंट रखी गई थी, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया गया, नंबर ऑफ मोल्स हर गैस के लिए कांस्टेंट है, उस पे ही सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बॉयल्स लॉ में बॉयल्स ने क्या किया था कि टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रख दिया था, और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए उसके प्रेशर को और बच्चों किसको, वॉल्यूम को एनालाइज किया था। तो अब आप खुद देखो, एन तो कांस्टेंट है ही, तो हमारी आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो आपका एन है वो भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और आर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी जो है वो भी कांस्टेंट, और पीवी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी सोचो, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बड़ा होगा, बढ़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि एक प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है तो उसका प्रोडक्ट, दूसरे प्रेशर पे वॉल्यूम V2 है उसका प्रोडक्ट, दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो बॉयल्स लॉ को ऐसे लिखा जा सकता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना बच्चों। वैसे ही आपका जो दूसरा गैस लॉ है वो एक साइंटिस्ट चार्ल्स ने दिया था, इसलिए इसको चार्ल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक बच्चों, तो चार्ल्स ने क्या किया था कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था, और एन तो कांस्टेंट है ही, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखो बेटा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर करो तो ये हो जाएगा एन आर बाई वॉल्यूम प्रेशर। अब एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि V1 अपॉन T1 का जो रेशियो है वो किसी दूसरे वॉल्यूम V2 अपॉन दूसरे टेम्परेचर T2 के रेशियो के बराबर होता है। तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। दिस इज द लॉ ऑफ चार्ल्स, दैट इज चार्ल्स लॉ, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर है। फिर थर्ड जो लॉ दिया था वो एक और साइंटिस्ट ने दिया था जिसको हम बोलते हैं गे लूसेक्स लॉ, गे लूसेक्स लॉ। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों कि इन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वॉल्यूम को उधर ले जाओ, टेम्परेचर को इधर लाओ, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू एनआर अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। या फिर आप बोल सकते हो P1 अपॉन T1 का रेशियो जो है वो P2 अपॉन T2 के रेशियो के बराबर होगा। तो जो गे लूसेक्स लॉ है वो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो बच्चों ये लॉज है। एक और लॉ है जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप इसको जल्दी से लिखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आप जो है फोर्थ लॉ गैस से रिलेटेड वो लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है भाई, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी कंटेनर है और उसमें मान लो कि मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है, और बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने कही कि जो ये मिक्सचर ऑफ गैस है इसमें मान लो कि अपन ऐसा ले लेते हैं बेटा, ऐसा कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V है कंटेनर का, और इसमें तीन गैसेस का मिक्सचर है, तीन गैसेस का मिक्सचर है, लेट सपोज हम ले लेते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का N1 मोल्स है, मान लो N1 मोल्स है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रेशर लगा रही है वो P1 लगा रही है, ऐसा हम ले लेते हैं। फिर इसमें एक और गैस है प्लस O2, O2 के जो है लेट सपोज N2 नंबर ऑफ मोल्स है, और जो O2 प्रेशर लगा रही है उसका प्रेशर जो है वो P2 है। फिर प्लस जो आपका ये है बेटा,
एक और गैस इसमें एडेड है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मान लीजिए कि N3 मोल्स हैं, और N3 मोल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो P3 लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा सिंपली कि भाई किसी भी कंटेनर के सरफेस पे या जो प्रेशर होगा वो इन सभी मिक्सचर, जितने गैसेस का मिक्सचर है ये, उन सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर 3 गैसेस हैं तो जो गैसेस अलग अलग प्रेशर लगा रही हैं, तो किसी भी जगह पर या किसी भी कंटेनर के वॉल पर जो प्रेशर लगने वाला है वो ऑब्वियस सी बात है, कितना लगेगा बेटा, तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कि द टोटल pressure exerted by mixture of gases is the sum of individual pressure exerted by each gas हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसका सम ही तो टोटल प्रेशर है। और लॉजिकल भी है ये बात, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल प्रेशर क्रिएटेड बाय गैस। तो यहाँ पे जैसे 3 प्रेशर हैं तो हमने P1 P2 P3 लिख लिया। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है बेटा PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से प्रेशर को लिखा जा सकता है, प्रेशर को अगर हमें लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT बाई वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कंटेनर में कहीं भी पाए जा सकते हैं ये वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम भी V, इसका वॉल्यूम भी V और इसका वॉल्यूम भी। और क्योंकि एक ही कंटेनर में, तो जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो सभी का टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, P1 की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, अगर टोटल प्रेशर लिखें P1 की वैल्यू लिख सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कंटेनर का, वॉल्यूम कंटेनर का, प्लस P2 में N2 नंबर ऑफ मोल्स, R टेम्परेचर कंटेनर का, वॉल्यूम कंटेनर का, प्लस P3 में N3 नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड गैस, टेम्परेचर कंटेनर का, वॉल्यूम कंटेनर। अब आप ध्यान से देखो तो बेटा टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो RT बाई V तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये है क्या बेटा, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है NT। तो NT आर टेम्परेचर, NT का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को इधर ले जाओ बेटा, वॉल्यूम को इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, तो टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T। तो देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन ही तो है, और ये आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए भी वैलिड है बेटा, मिक्सचर के लिए भी वैलिड है। तो डाल्टन लॉ ने फाइनली ये कहा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो केवल इंडिविजुअल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, आपके ये पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए वैलिड है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। तो कहने का उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था। तो आप डाल्टन्स लॉ की बात करें तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ये दिया फाइनली स्टेटमेंट कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन ideal gas equation is also applicable ideal gas equation is also applicable for mixture of gas for the mixture of gas। तो मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी आप किसको अप्लाई कर सकते हो, केवल इंडिविजुअल उस पे अप्लाई करो जरूरी नहीं है, आप इसको मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन को। आया वो वहीं से पार्शियल प्रेशर के लॉ से कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा। बाकी स्टेटमेंट ये दी गई तो उसका मतलब यही होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट जो है क्लियर होगा और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अच्छे से समझ में आया होगा।